जय हिंद दोस्तों, बिगिनर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अमेरिका के द्वारा जो 19 सितंबर को जो एक डिसीज़न लिया गया है कि H-1B वीज़ा जो होता है यूएस का, जिसके थ्रू आप वहाँ पे काम करने की आपको एक तरह से परमिशन मिलती है। जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, उनके लिए H-1B वीज़ा यूएस देता है। उसकी जो फ़ीस है, वो लगभग $1,00,000 एनुअली मतलब कर दी गई है। लेकिन बाद में ये चीज़ क्लैरिफ़िकेशन आई कि ये जो फ़ीस होगी, वो वन टाइम होगी। मतलब आपको एनुअली नहीं पे करना होगा। आप एक बार H-1B वीज़ा का $1,00,000 देंगे, उसके बाद आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी। लेकिन ये फ़ीस जो है, लगभग अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 80 से 90 लाख रुपए होती है। जो कि अगर कोई भी कंपनी यूएस की किसी इंडियन अगर टेकी को या किसी को भी हायर करती है, तो उसको उस वीज़ा की जो फ़ीस है, वो देनी पड़ेगी, जो कि अभी 80 से 90 लाख रुपए है और अमेरिका की करेंसी में $1,00,000 है। तो ये न्यूज़ जब से आई है, कई सारे लोग हैं, जिनके बीच में बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा हो गई है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो H-1B वीज़ा पे हैं और वो अभी इंडिया आए हुए हैं। तो जब वो दोबारा से यूएस में एंटर करेंगे, तो उनको कन्फ्यूज़न है कि भाई क्या हमें भी ये फ़ीस देना होगा? कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने H-1B वीज़ा ले लिया है पहले और अभी वो वेट कर रहे हैं एंटर करने का अमेरिका में। उनके लिए ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया कि भाई क्या हमें भी ऐसे ही चार्ज किया जाएगा वीज़ा फ़ी $1,00,000? तो नहीं, ऐसे लोगों को नहीं किया जाएगा। सिर्फ़ उन्हीं लोगों को ये वीज़ा फ़ी अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा जो लोग नए वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। अगर कोई नया वीज़ा H-1B वीज़ा के लिए अप्लाई करता है या कोई यूएस की कंपनी किसी बाहर के आदमी को हायर करती है, अभी फिर से मतलब नए दौर से, तो उनको $1,00,000 की फ़ीस जो है वो जमा करानी होगी। अब देखिए इस न्यूज़ से भारत का क्या लेना-देना है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जितने भी H-1B वीज़ा के बेनिफिशियरी हैं, उसमें 70% जो लोग हैं, जिनको जो इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं, वो इंडियन हैं। और इंडिया को लगभग 30 से 35 बिलियन डॉलर का सालाना रेमिटेंस आता है यूएस से। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे H-1B वीज़ा पे काम करते हैं और वो अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए यूएस से डॉलर भेजते हैं इंडिया में। इंडिया लगभग 120 से $130 पर ईयर रेमिटेंस इंडिया में आता है। 120 से 130 बिलियन डॉलर रेमिटेंस इंडिया में आता है, जिसका लगभग 28% यूएस से आता है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि यूएस में से कितना रेमिटेंस इंडिया को आता है। अब मुद्दा ये है कि क्या H-1 बी वीज़ा का $1,00,000 फीस होने से इंडियन डायस्पोरा पे किसी इस चीज़ का असर पड़ेगा? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। जो लोग अभी नए इंजीनियर निकले हैं या नए डॉक्टर बने हैं, वो यूएस में अपना करियर बनाना चाहते थे, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएँगी। क्योंकि उनको $1,00,000 देना सबके बस की बात नहीं है। कई सारे लोग हैं जो दे भी सकते हैं, लेकिन यूएस का इंटेंशन इसके पीछे ये है कि जिस तरह से H-1B वीज़ा का एक तरह से अब्यूज़ हो रहा था यूएस में, कोई भी आ जाता था। हम अब सिर्फ़ उन्हीं लोगों को हायर करने की चाहते हैं जो लोग बहुत हाइली टैलेंटेड हैं। जिन कंपनियों को लगता है कि भाई $1,00,000 इस आदमी पे खर्च करना मेरे लिए वर्थ इट है, उसी आदमी को वो हायर करेगा बाहर से। वो अदरवाइज़ उसके पास ऑप्शन क्या होगा कि यूएस में जो लोग हैं, यूएस के जो सिटीज़न हैं, उन्हीं को स्किल्ड किया जाए और उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाए और फिर उनको हायर किया जाए। कहीं न कहीं यूएस में एक अनसर्टेनिटी तो ज़रूर आएगा, क्योंकि देखिए पहले भी ये चीज़ कहा जाता था कि यूएस में जो लोग काम करते हैं, उनकी जो सैलरी है, वो कंपनियों को महँगी पड़ती थी। इसीलिए वो चीज़ों को आउटसोर्स कर देते हैं। इंडिया से वो कोडर हायर कर देते हैं इंडिया में, इंडिया की कंपनियों को प्रोजेक्ट अपना आउटसोर्स कर देते थे। इंडिया के लोग अपना सस्ते में काम कर लेते हैं। वही एक इंजीनियर, एक कोडर जिसको आप इंडिया में 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए में हायर करोगे, वही सेम स्किल का अगर आप यूएस में हायर करने जाओगे, तो आप महीने के 4-5 लाख रुपए आपको लग सकते हैं। तो अब कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि उनको यूएस के वर्कर पे ही डिपेंडेंट रहना होगा। अगर वो हायर करेंगे भी इंडिया से, तो इंडिया से जो पहले फ्रीक्वेंसी थी हायर करने की, कि बहुत सारे लोगों को हायर करती थी कंपनियाँ वहाँ की, वो अब कम हो जाएगा। इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा, ये भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक आम आदमी जो एक आईआईटीएन है या एक बढ़िया डॉक्टर है या कोई भी अच्छा स्किल्ड वर्कर है,
ठीक है? वो जब इंडिया में पढ़ लिख लेता है तो उसका पहला टारगेट ये होता है कि मुझे यूएस जाना है और मुझे यूएस में करियर बनाना है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा करियर बनाया भी है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो यूएस की लगभग 10 से 15 या 20 ऐसे सीईओ हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। मतलब ये है कि इंडिया यूएस की जो टॉप कंपनीज़ हैं, लगभग उनको इंडियंस ही लीड कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि इंडियन का जो टैलेंट है यूएस में यूज़ हो रहा है और इन लोग मिल करके कई बिलियन डॉलर यूएस के लिए जनरेट करते हैं, जिससे यूएस की गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलता है। अब जब इस चीज़ पे बैन लग जाएगा, हर कोई नहीं जा पाएगा। मतलब बैन लगना एक सॉफ्ट बैन है, मतलब ये बैन भी नहीं लगाया गया है, फीस को बढ़ा दीजिए, अपने आप लोग फ़िल्टर हो जाएँगे। वो कहते हैं ना कि कैपिंग हो गया। अब वो लोग जो $1,00,000 नहीं दे सकते, वो नहीं जा सकते। तो इससे क्लियर हो गई चीज़ें कि भाई कुछ लोग फ़िल्टर आउट हो जाएँगे। फ़ायदा किसको होगा? देखिए, यूएस जो आज बना हुआ है, वो कहीं न कहीं बाहर के टैलेंट की वजह से बना हुआ है। यूएस एक ऐसा मैग्नेट है जो बाहर के टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म देता है, एक अच्छा माहौल देता है, जिससे यूएस की सिलिकॉन वैली जो है आज दुनिया की टॉप लेवल की जो इंडस्ट्री है उनको लीड कर रही है, उनको बन रहे हैं वो सिलिकॉन वैली में। अगर टैलेंट नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं यूएस की जो क्वालिटी है, जो इंजीनियर्स जो टॉप लेवल के इंजीनियर्स को वो हायर करता था, वो उसकी गिरेगी। और इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इससे इंडिया को कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। ट्रम्प को ये ज़रूर अभी लग रहा है कि मैंने इंडिया को एक और तरीके से हिट किया है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा पे मैंने चोट किया है कि आगे से कोई इंजीनियर इंडिया का हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा और वही आएगा जो बहुत सुपर टैलेंटेड हो। या कंपनियों को लगेगा कि इस आदमी के लिए $1,00,000 की फ़ीस भरना मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है, उसी को वो हायर करेंगे। तो वो लोग कहाँ जाएँगे? जो यूएस में जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो लोग इंडिया में काम करेंगे और जब वो इंडिया में काम करेंगे, तो देखिए एक इनोवेटिव माइंडसेट का आदमी अगर कहीं भी काम करेगा, वो बेटर करेगा। हमने पहले भी बहुत बार बात किया है कि इंडिया के जो डॉक्टर और इंजीनियर हैं, जो क्रीमी लेयर है, जो क्रीम हम बनाते हैं अपने आईआईटी में या अपने आईआईएम में या अपने एम्स में, वो ज़्यादातर माइग्रेट कर जाता है और इंडिया में बच जाता है वो लोअर लेवल। तो जो क्रीम लेके जाता था यूएस, वो क्रीम अब नहीं जा पाएगा। इनडायरेक्टली ये बात है। इसका लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया की सरकार चाहे तो इसको सही से हार्वेस्ट कर सकती है। ये एक हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है कि हमारे लोग जब अगर नहीं जाएँगे बाहर तो उनको यहीं पे इतना अच्छा माहौल दिया जाए, एक स्टार्टअप का माहौल दिया जाए, सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके पीछे। कि उन टैलेंट को आप यूटिलाइज़ करो और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में उसका एक बहुत बड़ा हेल्प आपको मिल सकता है। क्योंकि ब्रेन ड्रेन का जो एक कॉन्सेप्ट था, वो इंडिया को कहीं न कहीं खाली कर रहा था। पढ़ रहे थे हमारे यहाँ इंजीनियर्स अच्छे तैयार हो रहे थे। काम किसके लिए कर रहे थे? यूएस की किसी कंपनी के लिए और वो यूएस की कंपनी फिर पैसा किससे कमाती है? हम लोगों से। क्योंकि यूएस को पता है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज के डेट में अगर मैं इससे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और भी जितने भी ऐप हैं अमेरिका के, उनको यूज करने वाले सबसे ज़्यादा यूजर आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपका सिंपल आंसर होगा इंडिया में। इंडिया में जितने यूजर हैं आपके फेसबुक और व्हाट्सएप के, उतने यूजर आपको यूएस में भी नहीं मिलेंगे। तो सोचिए कि मैंने आपसे ही पहले काम लिया, आपसे ही वो प्रोडक्ट बनवाया और फिर मैं आप ही के मार्केट में, आप ही के यहाँ जाकर के मैं उसको बेच रहा हूँ। आप ही के लोगों से फिर मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो सोचो कि इसमें सबसे स्मार्ट कौन हुआ? मैं। तो उसी तरह यूएस काम करता है। यूएस ने पहले टैलेंटेड लोगों को हायर किया, अपनी अच्छी-अच्छी कंपनी बनाई। आप देखिए ना, याहू इंडियंस ने बनाया। फेसबुक भी कहा जाता है कि इंडियन इंजीनियर का ही कॉन्सेप्ट था। जितनी भी मतलब आप जाओगे इनके कोर में, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, उनमें कहीं न कहीं इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट है और इंडियन इन्वॉल्व होने के बाद भी इंडिया को उसका डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिला। तो ट्रम्प को ये चीज़ ज़रूर लग रहा है कि इंडिया के रेमिटेंस वाला जो एक अच्छा खासा अमाउंट है, मैं उस पे हिट कर रहा हूँ। बट लॉन्ग टर्म में इंडिया को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा जब टैलेंट बाहर नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ यहाँ करेगा। क्योंकि टैलेंटेड आदमी कहीं भी रहे, वो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल करके और कुछ ना कुछ कर लेता है। आज आप इंडिया में भी देख रहे हैं कि अच्छे-अच्छे आईआईटीएंस जो हैं, अच्छे-अच्छे स्टार्टअप ला रहे हैं, अच्छे चीज़ें बना रहे हैं। इनोवेटिव चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। जैसे हमारा एक पेमेंट सिस्टम है, जैसे जो आप गूगल पे करते हो, जीपे हम लोग जो कर रहे हैं या फ़ोन पे कर रहे हैं, ये सब क्या है?
ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज हम कैश लेके नहीं चलते हैं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हमारे इंजीनियर्स हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारे जो इनोवेटिव लोग हैं, वो हमारी जो चीज़ें हैं उसको आसान बनाएँगे और वो वर्ल्ड के सामने एक मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँगे, जो करोड़ों रुपए लेकर के इंडिया में आएगा और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ एक फ़ायदा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडिया के जो युवा हैं, जिनका सपना था कि यूएस जा कर के मुझे सेटल होना है, उनके लिए थोड़ी-सी परेशानी ज़रूर है। चैलेंजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी आपके लिए $1,00,000 यूँ ही नहीं फेंकेगी। तो इससे घबराना नहीं है। कहते हैं कि अगर यूएस चाह रहा है कि भाई इंडिया के लोग हमारे यहाँ ना आएँ, तो बेटर है भाई अपने इंडिया को ऐसा बनाओ ना कि यूएस वाले खुद सोचे कि यार हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो बेहतर ये होगा कि हम इसमें अपनी जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं उसको ढूँढें और पैनिक ना हों। भले ट्रम्प को लग रहा है कि उन्होंने इंडिया के लिए एक सैंक्शन काइंड ऑफ लगा दिया है, लेकिन ये इंडिया के लिए कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ब्रेन ड्रेन वाली जो समस्या थी, वो बहुत बड़ी समस्या थी और वो अभी भी एक समस्या है। हम अपने टैलेंट को रोक नहीं पा रहे हैं इंडिया में और हमें चाहिए कि हम अपने टैलेंट को रोकें इंडिया में, तभी जाकर के इंडिया जो रियल सुपर पावर बनने का जो सपना हम देख रहे हैं, वो देख पाएँगे। क्योंकि आईटी के क्षेत्र में इंडियंस का जवाब नहीं है, ये पूरी दुनिया मानती है। हमारी जो आईटी जो हमारे कोडर्स हैं, आप उनको हल्के में मत लो। कोडर्स जो हैं हमारे, जो लोग कोडिंग करते हैं, दे आर इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे आर डूइंग मतलब वर्क फॉर देयर कंट्री। वो लोग इतने पैसे लेके आते हैं ना, सर्विस सेक्टर में आप चले जाओगे, डेटा उठा के देख लेना, इतना पैसा आता है सर्विस सेक्टर की वजह से हमें कि पूछना ही नहीं है। तो सर्विस सेक्टर ने आज भारत की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट किया और उसके पीछे ये हमारे टैलेंटेड कोडर्स या टैलेंटेड डॉक्टर्स या जो भी कह लो, एक्स वाई जेड जो भी स्किल्ड वर्कर हमारे काम कर रहा है, वो लोग हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।